जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थिक भूगोल, जिसका हमें परिभाषा और विषय क्षेत्र विस्तार में पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि प्रश्न एक जो है कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं विषय वस्तु विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आपको आर्थिक भूगोल के अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की विवेचना आपको करना है। और इसी से एक और ऐसा प्रश्न बना सकता है कि आर्थिक भूगोल की बदलती हुई परिभाषा की विवेचना कीजिए, यानी कि वही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है, आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, यानी कि आर्थिक भूगोल की पूरा परिभाषा और इसके क्या विषय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। कौन से विद्वानों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे परिभाषा, डेफिनेशन क्या है आर्थिक भूगोल का। आइए शुरू करते हैं। जिसमें आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वैभिन्न का कई तरह से अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन कई तरीकों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मानवीय क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं का कई स्तर तक आपको अध्ययन करना होता है। मानवीय क्रियाओं जो आर्थिक उद्देश्य परक होती हैं वे आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आ जाती हैं। मतलब कि क्या है, जो ये हमारा आर्थिक भूगोल है ये हमारे जो मानव का भूगोल है इससे काफ़ी मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं ये किसी का शाखा है। तो इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं बहुत ही ज़्यादा शामिल होते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल का मतलब क्या, कि आपने कहीं पेड़ में देखा फल, तो उससे आपने तोड़ के खा लिया। हाँ, तो अपने जीवित रहने के लिए खाया आपने, और वही आप इकट्ठा करके बाजार में बेच देते हैं, तो वो एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है कि अपने आप आर्थिक क्रिया को चलाने के लिए उसे बेच रहे हैं। तो बस यही फर्क होता है। क्या कह रहा है आगे कि उल्लेखनीय है, उल्लेख किया गया है कि क्रियाकलाप के मात्र नाम से उसके मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल में वर्गीकृत करने का आधार नहीं बनता है। मतलब कि आप केवल क्रियाकलाप करके भूगोल मानव भूगोल को और आर्थिक भूगोल को वर्गीकृत नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलाप तो लगभग एक से होते हैं, सारे क्रियाकलाप लगभग एक से होते हैं। तो इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो इसका उद्देश्य होता है सबसे पर्पज जो इसका जो आता है यही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल वही जो मैंने आपको बताया वही दे रहा है कि वृक्षों से फल यहाँ लिखा गया फल, लेकिन ये फल है तोड़कर खाना जीवित रहने के लिए किया गया कार्य है, और फलों को एकत्रित करके उन्हें बाजार में बेच देना ये आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य है। आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक जो भूगोल है ये क्या है। किताब के माध्यम से ये दिया गया है। अभी हम विद्वानों के भी स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो जो ये कार्य होता है, अगर आप उन्हें बेच देते हैं बाजार में, तो वो आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य होता है। यह सभी तत्व वर्तमान में आर्थिक भूगोल से निकट से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी करीब से जुड़ी होती हैं किसके, आर्थिक भूगोल के। अतः आर्थिक भूगोल मानव के विविध आर्थिक क्रियाकलापों के बहुयामी और पदानुक्रमी विकास पर भूतल क्षेत्रों के मध्य ऐसे क्रियाकलाप के कारण मिलने वाली विविधताओं और विषमताओं, विविधताओं मतलब क्या, उससे मिलते जुलते, और विषमताओं उससे जो अलग रहते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, ऐसे विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आप। तो ये हो गया परिभाषा किताब के अनुसार किसका, आर्थिक भूगोल का। अब हम पढ़ने वाले हैं 2-3 या 4 विद्वानों के स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि उन्होंने जो आर्थिक भूगोल को किस तरह से अपने विचार में पिरोकर दर्शाया है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे विद्वान हैं जिनका नाम है चिशोल में। चिशोल के अनुसार क्या है आर्थिक भूगोल, तो इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। उन्होंने क्या कहा कि जो आर्थिक भूगोल है इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर सभी उन भौगोलिक परिस्थितियों का, यानी कि जो होते हैं परिस्थितियां, उनका वर्णन होता है विस्तार से, जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उसके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो आर्थिक भूगोल है इनके अंतर्गत सभी वो क्रियाएं आती हैं, सभी वो परिस्थितियां आती हैं, और इनका हमें वर्णन करना होता है। जो वस्तुओं की उत्पत्ति हुआ, उसके विनियमित एवं स्थानांतरण, यहाँ से यहाँ तक ले जाने पर जो इम्पैक्ट डालती हैं वो होती हैं। तो आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश या के व्यावसायिक विकास की दशा का ज्ञान होता है, और यह पता चलता है कि उस भौगोलिक दशा का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने क्या कहा
कि जो आर्थिक भूगोल है ये सभी भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। और आप क्या करते हैं कि आर्थिक भूगोल का महत्व जो है इस बात में है कि उसके द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक विकास की दशा का ज्ञान होता है, और इससे यह भी पता चल जाता है कि जो भौगोलिक दशा है इनका क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा। आगे बढ़ दूसरे विद्वान हमारे हैं मर्फी, जिनका नाम है पूरा नाम है R.E. मर्फी। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन यानी कि जीविका को चलाने के जो उपार्जन होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, कि विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उन्होंने भी कहा था स्थानांतरण, इन्होंने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिलने वाली समानता एवं विषमता, समानता जो मिलते जुलते हैं, विषमता मतलब कि जो नहीं मिलते हैं का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल है क्या मनुष्य के जीवन को जो चलाने के लिए जो विधियां होती हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिलने में जो समानता और असमानता होती है, इनके बीच का जो अध्ययन होता है, यही क्या कहलाता है आर्थिक भूगोल। इन्होंने ये कहा R.E. मर्फी ने। अब आगे बढ़ते हैं अब हमने पढ़ लिया कि जो आर्थिक भूगोल होता है इसका क्या परिभाषा होता है किताब के अनुसार, और हमने स्टेटमेंट भी दे दिया दो विद्वानों का। पहले विद्वान थे चिशोल्म और दूसरे मर्फी थे, R.E. मर्फी। दोनों के अनुसार क्या है आर्थिक भूगोल, सारा कुछ हमने बता दिया आपको। अब आते हैं इसके विषय क्षेत्र पर। विषय क्षेत्र क्या है, तो कह रहा है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। इसके अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के आधारी तत्वों, आधारी एलिमेंट, बेस एलिमेंट एवं आर्थिक क्रियाएं आती हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होती हैं। इन क्रियाओं में संसाधनों मनुष्य एवं परिवारों के संसाधनों आदि का योगदान रहता है, उनका योगदान रहता है। ये सब आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आते हैं। अब इसमें 3 भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मनुष्य और तीसरा आर्थिक क्रियाएं। 3 रूप से आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को इन्होंने बांट दिया। अब पढ़ेंगे पहला आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में इन्होंने कैसे बांटा है आर्थिक भूगोल को, तो देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे प्रकृति प्रदत्त हैं, वो पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं तथा और क्या कह रहे हैं, जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी सुख समृद्धि के लिए करता है। इन्होंने क्या कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए करता है, मानव जीवन में जो उसका उपयोग होता है उसके लिए करता है, तथा जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी सुख समृद्धि के लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है ये। और क्या कह रहे हैं कि संसाधनों पर किसी क्षेत्र की स्थिति एवं जलवायु का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। जो संसाधन होते हैं इनका किसी क्षेत्र की स्थिति पर और जलवायु पर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है, मुख्य रूप से इनका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही प्राकृतिक वातावरण के अन्य तत्व, खनिज पदार्थ एवं ऊर्जा भी आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें भी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जो प्राकृतिक वातावरण होते हैं और तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ऊर्जा होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। और क्या कह रहे हैं कि थल एवं जल संसाधन के रूप में मनुष्य को कार्य करने की पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन जो कि जुड़ा था किससे, आर्थिक भूगोल से। अब आते हैं दूसरे विषय क्षेत्र की ओर जो है मनुष्य। अब मनुष्य क्या करते हैं, देखिए मनुष्य का अध्ययन आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का प्रमुख भाग है। अगर मनुष्य ना हो तो आर्थिक भूगोल का कोई मायने नहीं रह जाएगा, तो यही सबसे मेन भाग है। और क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की संख्या आर्थिक भूगोल का धनात्मक पक्ष है, इसका प्लस पॉइंट है क्या, मनुष्य, जो इसकी संख्या होती है मनुष्यों की संख्या, यह आर्थिक भूगोल का प्लस पॉइंट है। और क्या कह रहे हैं, सोवियत रूस जो है में जनसंख्या की कमी से संपूर्ण संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। आपने भारत में अगर एक चीज़ कोई ले आया तो उसका इतना उपयोग होता है क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है। सोवियत रूस इतना बड़ा है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ आबादी कम है, इसलिए वहाँ संसाधनों का जैसे उपयोग होना चाहिए वैसे उपयोग नहीं हो पाता है। वहाँ जनवृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप जनसंख्या में वृद्धि करें, और हमारे देश में क्या होता है कि जनसंख्या पर हम रोक लगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रफल कम है और आबादी बढ़ते जा रही है। वहाँ आबादी ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम, लोगों का घनत्व कम है,
तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, वहाँ जनवृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जनसंख्या का वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, आयुर्वेद, साक्षरता, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, मनुष्य की सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को इम्पैक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है सारी चीज़ें आर्थिक भूगोल पर। अतः आर्थिक भूगोल के अध्ययन की यह विशेष क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जितने ही अधिक मानव रहेंगे उतने ही अधिक आर्थिक भूगोल का विकास होगा, तो इसलिए जनसंख्या भी जरूरी है इसके लिए। अब आते हैं उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाएं, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या है, देखते हैं कि पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। वर्तमान में इसके बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसमें मतलब कि वर्तमान में भी इसके बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। और आगे देखते हैं क्या है, 3 भागों में बांट दिया है इसको। पहला दे दिया है कि प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं, दूसरा द्वितीय उत्पादन क्रियाएं और तीसरा तृतीय उत्पादन क्रियाएं, यानी कि वर्तमान जो संबंधी आर्थिक क्रियाएं हैं इसे 3 भागों में इसने बांट दिया है, ताकि अभी भी कभी आए तो आप ये पॉइंट जरूर लिखना, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिले। इससे पहले अब आपको शायद आप वीडियो देखे होंगे कि बीए में काफ़ी कैसे लिखे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं हम आगे प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसका सीधा उपयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों में। तो कृषि क्षेत्र में मिट्टी का सीधा उपयोग फसल लगाने के लिए किया जाता है। जो कृषि का कार्य क्षेत्र होता है इसमें मिट्टी का उपयोग किया जाता है, सीधा फसल लगाने के लिए किया जाता है, और ये किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। तो इस प्रकार जल क्षेत्रों, मछली पकड़ने, खानों से कोयला निकालने के लिए, लोहा आदि खनिज निकालने, वनों से लकड़ियाँ काटना अथवा पशुओं से ऊन निकालना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर कहीं आता है तो आप ये जरूर लिखेंगे। जो चमड़ा होता है, बाल वाले, हड्डियाँ आदि प्राप्त करना प्राथमिक उत्पादन क्रियाएँ हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं फिर से एक बार देख लीजिए, कोयला, लोहा, खनिज, वनों से लकड़ियाँ काटना, और क्या पशुओं से ऊन निकालना, चमड़ा, हड्डियाँ, सारी चीज़ें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें संबंधित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। जिसमें उद्योग होते हैं इन्हें प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। और जैसे कृषि करना, खाने खोदना, मछलियाँ पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचयन करना, वन संबंधी उद्योग आदि, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, प्राथमिक उत्पादन में। अब आते हैं द्वितीय उत्पादन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। तो इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से सीधे प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके वरन उसको साफ करके अथवा रूप परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है, प्राथमिक में क्या होता है कि जो उत्पादन होते हैं ये प्रकृति से सीधे निकाले जाते हैं और इन्हें सीधे बेच दिए जाते हैं। लेकिन द्वितीय में क्या है, उन्हें निकालते हैं, फिर उन्हें सफाई करते हैं, उन्हें और कीमती बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ पैसा लगाते हैं, फिर उसे बाजार में ले जाकर बेचते हैं। तो वो द्वितीय उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि लोहे को गोलाकार, जैसे लोहा आपको मिल गया उसे आप गोलाकार यंत्र बनाकर बेच दे रहे हैं मार्केट में। अन्य वस्तुओं से, जैसे गेहूं से आटे, गेहूं आप ले जाकर बेचेंगे तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसे गए मशीन में पिसाए और जाकर बेचेंगे तो वो ज़्यादा रुपए में बिकेगा। जैसे लकड़ी मिल गया, आप लकड़ी को बेचते हैं, कितने कम पैसे में लोग खरीदते हैं लकड़ी को, फिर अगर वही बनाकर लकड़ी अगर बेड दिया जाए, बेड एक दे दिया जाए, या फिर कुछ और चीज़ मेज हो गया आपका, तो वो ज़्यादा पैसे में बिकेगा। तो इस तरह से द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि आप चीज़ों को खरीदते हैं, सीधा प्रकृति से वो प्राप्त होता है, आप उसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर बेचते हैं। ये सारी द्वितीय उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपका क्या है, लास्ट, तृतीय उत्पादन क्रियाएं। तृतीय उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, इन क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित होती है। ये क्या होता है, ये जो तृतीय उत्पादन में होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उपभोक्ताओं की मदद करता है, ये पहुंचाता है कुछ चीज़ों को। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन, संचार और संवादाहन, वितरण एवं
संस्थानों और व्यक्तियों को सेवाओं, इसमें सेवाएं मिलती हैं, मतलब कि क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को आदान प्रदान करना, ये तृतीय अंतर्गत आती हैं, जिसमें सेवाएं और भी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो ये हो गया आपका ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये हो गया। अब इसमें और कुछ लाइनें लिखी गई हैं कि इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन समाहित है। तो आशा करते हैं ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आर्थिक भूगोल, पहले आपको क्या करना होगा, परिभाषा लिखना होगा, जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्रीय वैश्विक का कई अन्य तरह से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं क्रियाकलाप के अंतर्गत अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य होता है। और अगर सही मायनों में कहा जाए, सही भाषा में, तो आप ये क्या करते हैं कि वृक्ष को फल तोड़ते हैं, आप उसे खाते हैं, तो एक जीवित रहने के लिए एक आपकी क्रिया है, ये एक क्रियाकलाप है। अगर आप उसी को इकट्ठा करके बेच देते हैं तो ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। अब इस पर कुछ विद्वान ने अपने स्टेटमेंट दे दिया, जैसे इन्होंने कह दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में, यानी कि तीसरा जो हमने पढ़ा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य होता है, यही आपका इसके अंतर्गत आता है। और भी विद्वानों ने स्टेटमेंट दे दिया अपना अपना। तो आर्थिक भूगोल के अब विषय क्षेत्र हम लिखेंगे, तो विषय क्षेत्र में हमने क्या क्या पढ़ा, 3 चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मानव, तीसरा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं में 3 चीज़ें आती हैं, प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन, तृतीय उत्पादन। तो ये सारा कुछ अगर आप लिखेंगे तो पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।